हाय एवरीवन। जैसा कि आप सब लोग अवेयर हैं कि जो जीएसटीएन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है, या जिसे आप कॉमन लैंग्वेज में जीएसटी पोर्टल बोल लीजिए, वो समय समय पे जीएसटी के अंदर बहुत सारी एडवाइजरीज लेके आता रहता है। ये एडवाइजरी एक बहुत ही वेलकम स्टेप है या बहुत हेल्पफुल हो सकती है उन केसेस के अंदर जहां पे जब कोई लॉ के अंदर चेंजेस आता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग इम्पैक्ट पोर्टल के ऊपर कहाँ आ रहा है, पोर्टल के अंदर उसकी वजह से कहाँ चेंजेस आ रहे हैं। अगर इस चीज़ के बारे में सिर्फ वो एडवाइजरीज बात करती है तो एक बहुत वेलकम चीज़ होगी। लेकिन रिसेंट टाइम में ऐसा देखा गया है कि बहुत बार एडवाइजरीज ऐसी चीज़ों के बारे में बात करती है या पोर्टल के ऊपर कुछ इस तरह के फीचर्स या चेंजेस लाती है जो एक्चुअली लॉ के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते, लॉ के अंदर उसके बारे में कोई भी मेंशन नहीं होता, और उसके रिगार्डिंग कोई एडवाइजरी आके पोर्टल के ऊपर ऐसे चेंजेस या ऐसे फीचर्स नए लेके आ जाती है। बहुत केसेस में तो ये भी देखा गया है कि एडवाइजरीज कुछ आपको इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रही है, एक लॉ का स्टैंड एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि लॉ को आप इस तरह से इंटरप्रेट कीजिए, लॉ का एक्चुअली मतलब ये है, इसका एक्चुअली कंक्लूजन ये निकलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर एडवाइजरीज करती है तो वो एडवाइजरीज की पावर से वेल बियॉन्ड हो जाएगा। ऐसी एडवाइजरीज के पास कोई भी पावर लॉ के अंदर नहीं है। और ये इशू सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता कि पोर्टल के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं मेयरली एडवाइजरीज के बेसिस पे। बहुत बार जो अथॉरिटीज़ है वो एडवाइजरीज को बेस बनाते हुए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देती है, चाहे उसके बारे में कुछ मेंशन लॉ के अंदर हो या ना हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि रिसेंटली कुछ समय पहले बहुत सारे लेजर्स जीएसटी पोर्टल के ऊपर आए थे, आईटीसी रिवर्सल और रिक्लेमेबल लेजर, या इसी तरह के आरसीएम आपने जो पे कर दिया उसका कितना आईटीसी आपने क्लेम कर लिया, उसके रिगार्डिंग एक लेजर, और उनके रिगार्डिंग हमें कहा गया था कि उसका आपको ओपनिंग बैलेंस आपके पोर्टल के ऊपर अपडेट करना है। उस वक्त ये बात बोली जाती है कि ये मेयरली एक फीचर है, आपको एडिशनल फीचर दिया जा रहा है जिसकी वजह से आप ट्रैक रख पाओगे। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आने वाले 2-3 सालों के बाद उसी बेसिस के ऊपर, उन्हीं लेजर्स के बेसिस के ऊपर आपको नोटिसेस सर्व किए जाते हैं कि इनके अंदर मिसमैचेस क्यों आ रहे हैं, ये रिकनसाइल क्यों नहीं हो रहे, और उसका बेसिस क्या बनता है कि उस वक्त किसी टैक्स पेयर ने ओपनिंग बैलेंस उसके अंदर नहीं डाला होगा। और अब उसके बाद इस एडवाइजरी को बेस बना के ये प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाएगी कि आपने ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं डाला, हमने एडवाइजरीज के बेसिस पे आपको बोला था कि आपको ओपनिंग बैलेंस डालना है। तो क्या इसका एक्चुअली कोई लीगल बैकिंग है, लॉ ने कहीं पे लिखा है कि आपको इस एडवाइजरी को मानना है या आपको इस लेजर के अंदर ओपनिंग बैलेंस डालने की रिक्वायरमेंट है? तो जब सिर्फ ऐसा कुछ भी लॉ के अंदर नहीं है तो किस तरह से ओनली एडवाइजरीज बेसिस बन जाती है एक पूरी की पूरी प्रोसीडिंग की? तो उसी चीज़ को हम आज इस वीडियो के अंदर इन डेप्थ के अंदर डिस्कस करेंगे, और उसके लिए आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर आपको कुछ एडवाइजरीज के बेसिस पे एक्शन लिया जाता है आपके अगेंस्ट, तो उसको आप किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं, अपने नोटिसेस का रिप्लाई आप इस तरह के केसेस में किस तरह दे सकते हैं, वो चीज़ हम आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। तो इस पूरी चीज़ को डिस्कस करने के लिए हम सीधा हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक जजमेंट है बिग लीप टेक्नोलॉजीज का, जो तेलंगाना से आ रहा है, और जिसका अगर आप कोरम देखेंगे तो कोरम में जो ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस है वो भी उस वक्त कोरम के अंदर अवेलेबल है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट हो जाता है हमारे लिए समझना। तो अगर आप ये जजमेंट पूरा देखेंगे तो इसके अंदर जो प्राइमरी डिस्कशन है वो ये है कि जो आपको डीआरसी आते हैं, 1 आता है, 7 आता है, उसके ऊपर जो लास्ट में सिग्नेचर का सेक्शन होता है वहां पे क्या डिजिटल सिग्नेचर लगाना जरूरी होता है या नहीं होता, उसी चीज के रिगार्डिंग ये पूरा जजमेंट है, और ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज को इन डेप्थ डिस्कस किया है। तो इसी के रिगार्डिंग आपको याद होगा कि कुछ समय पहले जीएसटीएन की तरफ से एक एडवाइजरी इशू की गई थी, जिसके अंदर जीएसटीएन ने इस चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि ऐसे जो डीआरसी 1 आ रहे हैं, डीआरसी 7 आ रहे हैं, क्या उसके ऊपर अलग से कोई डीएससी लगे होने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। उसी एडवाइजरी को यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल थे उन्होंने बेसिस बनाया कि इस एडवाइजरी के हिसाब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और उसी के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिए कि क्या वैल्यू यहाँ पे एडवाइजरी की है, एडवाइजरी की क्या कोई लीगल बैकिंग है या नहीं है, या एडवाइजरी को आपको किस तरह से देखना है, उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पे अपने कमेंट दिए। तो ये एक ऐसी एडवाइजरी है जो एक तरह से ये चीज बताने की कोशिश कर रही है कि क्या लीगली सही है, क्या लीगली सही नहीं है। तो क्या जीएसटीएन के पास कहीं से भी ये पावर है? तो सबसे पहले हम ये एडवाइजरी देखते हैं। तो ये एडवाइजरी बेसिकली बात करती है कि जो इशुएंस हुए नोटिस या ऑर्डर, चाहे डीआरसी 1 हो, डीआरसी 7 हो, जहां पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, जो अथॉरिटीज विदाउट डिजिटल सिग्नेचर अगर कोई भी नोटिस ऑर्डर इशू कर रही है तो उसकी वैलिडिटी क्या है, वो नोटिस ऑर्डर सही है या नहीं है। तो उसके बारे में एडवाइजरी है जो 25 सितंबर को यहाँ पे आई थी, और वो बेसिकली बात करती है कि डाउट्स क्रिएट किए गए हैं रिगार्डिंग किसके, जो वैलिडिटी है, डॉक्यूमेंट्स जो इशू किए जा रहे हैं
टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा कॉमन पोर्टल के ऊपर, मतलब जीएसटी पोर्टल के ऊपर जो ऑफिसर्स डॉक्यूमेंट इशू कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग डाउट क्रिएट किया जा रहा है। और ये डाउट क्या क्रिएट किया जा रहा है, जैसे शोकोज नोटिस हो गया, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो गए, रिफंड ऑर्डर हो गए, जहां पे डिजिटल सिग्नेचर नहीं है पीडीएफ के अंदर। तो आपके पास जैसे DRC-1 आता है, DRC-7 आता है, तो उसके ऊपर आप बहुत केसेस में देखेंगे कि वहां पे लास्ट में जहां पे सिग्नेचर का सेक्शन है वहां पे आपको DSC नहीं मिलता। तो क्या वो वैलिड है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे डाउट क्रिएट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एडवाइजरी बोलती है कि इन दिस कॉन्टेक्स्ट ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए SCN है, ऑर्डर्स है, वो जो जनरेट किए जाते हैं वो कॉमन पोर्टल के थ्रू जनरेट किए जाते हैं। और वो कैसे जनरेट होते हैं, जो ऑफिसर्स है वो लॉगिन करने के बाद उन्हें जनरेट करते हैं। और उन ऑफिसर्स को लॉगिन करने के लिए जो DSC है, डिजिटल सिग्नेचर है उनका, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली ये इस लाइन से क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर उन्हें लॉगिन करने के लिए DSC की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या उन्हें आगे जो PDF जनरेट होगा, DRC-1 DRC-7 जो जनरेट होगा, उसके ऊपर अलग से DSC लगाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची, क्योंकि लॉगिन ही DSC के थ्रू हुआ। लेकिन आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि क्या लॉगिन के वक्त जो चीज़ चाहिए, जो एक एक्सेस कंट्रोल है कि ऑफिसर किस तरह से लॉगिन कर पाएगा अपने पोर्टल के ऊपर, अपने ऑथोराइजेशन अपना दे पाएगा, क्या उस चीज़ को इससे इक्वेट किया जा सकता है कि जो स्टैट्यूटरी फॉर्म है, DRC-1 है, DRC-7 है, उसकी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर जो चीज़ें एसेंशियल्स है, क्या उसे रिप्लेस कर सकता है कि एक ऑफिसर लॉगिन किस तरह से कर पा रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एडवाइजरी की इस लाइन को पढ़ने के बाद रह जाता है। और ये आगे लिखते हैं कि दीज डॉक्यूमेंट्स सिंस कंप्यूटर जनरेटेड हो रहे हैं, ऑफिसर की कमांड से जनरेट हो रहे हैं, अलग से कोई भी फिजिकल सिग्नेचर या फिर कोई भी DSC यहाँ पे ऑफिसर्स के लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो बेसिकली एडवाइजरी ये चीज़ डिस्कस कर रही है कि जो आपको DRC-01 DRC-07 की PDF रिसीव होती है उसके ऊपर अलग से DSC होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो क्या ये पावर्स एडवाइजरी के पास है, क्या GSTN एक एडवाइजरी से ये चीज़ क्लैरिफाई कर सकता है। जब ये एडवाइजरी आई थी तब भी इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंसर्न्स रेज किए गए थे कि GSTN इस तरह की कोई भी एडवाइजरी किस तरह से इशू कर सकता है। तो इसी को बेस बनाया जो रिस्पोंडेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल है, उन्होंने अपने जो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि क्यों एक जो DRC-01 या DRC-7 इशू किया जा रहा है वो उस पर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, और उसके बेसिस से उन्होंने एक एडवाइजरी भी दिया कि ये एडवाइजरी इस तरह से GSTN की तरफ से इशू की गई है। तो उसके रिगार्डिंग जो ऑनरेबल कोर्ट है उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है वो हमें समझना जरूरी है, क्योंकि वो सिर्फ इसी केस तक लिमिटेड नहीं होगा, सिर्फ आपके डिजिटल सिग्नेचर या सिग्नेचर तक लिमिटेड नहीं होगा, वो सारी की सारी एडवाइजरी के बेसिस पे अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स की जा रही है उन सभी पे वो चीज अप्लाई करेगी। तो अब हम वो रेलिवेंट पैराग्राफ समझते हैं जहां पे ऑनरेबल कोर्ट ने बात कही है। तो ऑनरेबल कोर्ट अपने जजमेंट के पैरा 40 के अंदर इस चीज के रिगार्डिंग डिस्कस करती है। तो ऑनरेबल कोर्ट यहां पे बोलती है कि उनकी ये ड्यूटी है कि वो कंसीडर करे जो एडवाइजरी इशू की गई 25/9/2024 को, जो DSC वाली एडवाइजरी थी। इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट यहां पे लिखती है कि डिस्पाइट रिपीटेड क्वेरी, कि हमारी बार बार क्वेरी करने के बाद भी, हमारी बारी बारी ये चीज़ पूछने के बाद भी जो रिस्पोंडेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल है उनकी तरफ से पॉइंट आउट नहीं किया गया वेदर दिस एडवाइजरी हैज़ अ स्टैट्यूटरी बैकिंग, कि क्या ये जो एडवाइजरी इशू की गई है, फॉर दैट मैटर सिर्फ ये एडवाइजरी नहीं और जो एडवाइजरीज भी इशू की जा रही है, क्या उनकी कोई भी स्टैट्यूटरी बैकिंग है या नहीं है। जो एडवाइजरी इशू कर रही है, क्या वो एडवाइजरी इशू करने की पावर, जिस तरह से नोटिफिकेशन इशू करने की पावर है, सर्कुलर्स इशू करने की पावर है, क्या उस तरह की पावर जो GST लॉ है, GST एक्ट है, GST रूल्स है, उनके अंदर कहीं भी GSTN के पास है कि वो एडवाइजरी इशू करके इस तरह की कोई भी चीज़ क्लैरिफाई कर सकती है या बता सकती है क्या सही है या क्या सही नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग कोर्ट पूछे कि हमने बारी बारी ये चीज़ पूछी है कि क्या इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है या नहीं है, और एट लीस्ट कैन बी कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन इशूड अंडर एनी इनेबलिंग प्रोविजन, क्या इस एडवाइजरी को इशू करने के लिए कोई भी इनेबलिंग प्रोविजन है जिसके तहत वो कोई भी एक एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे सकती है GSTN, जिसके बेसिस पे यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन GST एक्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सिंस कोर्ट यहाँ पे ऐसा कोई भी जवाब जो रिस्पोंडेंट की तरफ से लर्नेड काउंसिल उनकी तरफ से नहीं दिया गया, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रोविजन GST एक्ट में एक्चुअली है ही नहीं जिसके बेसिस पे एडवाइजरी इशू की जा सके, और इस तरह की एडवाइजरी तो स्पेशली। तो कोर्ट यहाँ पे कहती है कि 10 एट बेस्ट इट इज़ एन इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट एंड अथॉरिटीज़। तो कोर्ट कहती है एडवाइजरी का एक इंटरनल कम्युनिकेशन के अलावा और कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो बेसिकली एक तरह से अगर आप देखें तो ये एक तरह से टैक्स पेयर्स के लिए नहीं है, ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन है जो GSTN जो पोर्टल है वो जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्हें दे रहा है। इंटरनल कम्युनिकेशन के अलावा एडवाइजरीज की कोई भी इंपॉर्टेंस कोर्ट को यहाँ पे नहीं लगती।
इसके बाद ऑनरेबल कोर्ट इस एडवाइजरी को आगे भी डिस्कस करती है कि इस एडवाइजरी के अंदर भी आपको मेंशन मिलेगा डीएससी के रिगार्डिंग, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं है आज के डिस्कशन के लिए। आज के लिए आपके लिए जो चीज़ समझना जरूरी है कि एडवाइजरी एट मैक्स एक इंटरनल कम्युनिकेशन ही है, उससे ज़्यादा एडवाइजरी कुछ भी नहीं है। तो ये जो जजमेंट ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से जो आए वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, चाहे वो बात इस एडवाइजरी के रिगार्डिंग हो कि एडवाइजरी की एक्चुअली वैलिडिटी क्या है, जिससे आप अपनी और भी प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज कर सकते हैं, जहां पे अथॉरिटीज ने किसी एडवाइजरी को बेस बनाए, या गोइंग फॉरवर्ड भी अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आता है तो उसके अंदर भी आप इस जजमेंट की इस लाइन को, कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और ये जो जजमेंट है ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जहां पे जो सिग्नेचर के रिगार्डिंग एक नोटिस पे, ऑर्डर पे सिग्नेचर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोर्ट ने इन डेप्थ एग्जामिनेशन की है। तो हम आने वाले किसी और वीडियो के अंदर इस जजमेंट को भी डिटेल के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिले और आप अपने नोटिस के रिप्लाई में ऑर्डर के अगेंस्ट अपील्स के अंदर ये मुद्दा आप एक प्रॉपरली उठा पाएं कि जो ऑर्डर्स हमें मिले, नोटिस हमें मिले, उसके ऊपर सिग्नेचर एग्जिस्ट नहीं करता था। और आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन के थ्रू एडवाइजरी की क्या वैलिडिटी है उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी, एंड आई ऑल्सो होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।